नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग मानव विकास की जन्मोपरांत दूसरी अवस्था बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से उसके अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन किया था। हमने देखा था जो बाल्यावस्था है वो मानव विकास की जन्मोपरांत दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था के बाद आती है और सामान्यतः 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक चलती रहती है। हम लोग देखे थे कि इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था और जो दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है 6 वर्ष से लेके और 9 वर्ष की अवस्था है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में रखे हैं, और 9 वर्ष से लेके और 12 वर्ष की जो अवस्था है उसे हम उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। इसके अर्थ के रूप में हमने देखा था कि यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो होता है पहले पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बनता है और अपना काम स्वयं कर सकता है, और इसमें तमाम प्रकार की मानसिक योग्यताएं विकसित होती हैं। इसे हम खेल की आयु के नाम से भी जानते हैं। पिछला जो अवस्था था वो खिलौनों की आयु के नाम से था, यानी कि जो शैशवावस्था है वो खिलौनों की आयु की अवस्था है। यहाँ पे प्रश्न बनता है, यानी कि खेल की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो खेल की आयु जो होती है वो बाल्यावस्था की अवस्था को हम खेल की आयु की अवस्था के नाम से जानते हैं, और खिलौनों की आयु की जो अवस्था होती है उस शैशवावस्था को हम खिलौनों की आयु की अवस्था कहते हैं। ये दोनों प्रश्न अलग अलग बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं इसमें। और भी इसके उपनाम है, देखे थे हम लोग एलिमेंट्री स्कूल एज, यानी कि बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने घर से परिवार से बाहर निकल के विद्यालय में जाता है और नियमित उसकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। इसे हम गैंग या टोली की स्टेज अवस्था के नाम से भी जाना था, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है अपने घर परिवार माता पिता से अलग होके अपने समाज में निकलता है और समाज में जाके और एक अलग समूह की रचना करता है। इसलिए इस अवस्था को हम टोली की अवस्था के नाम से भी जाना था। इसका एक और नाम है स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु। इस अवस्था को चुस्ती की आयु की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे में थकान का अनुभव नहीं होता है, वो हर एक प्रकार का कार्य कर लेना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को हम लोग स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम हमने देखा था इस अवस्था को कैसी अवस्था के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। पिछली जो अवस्था है क्या है, और ये जो अवस्था है क्यों की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्यों तथा कैसे की अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जो 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें आते आते मानसिक जो योग्यताएं होती हैं वो उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को क्यों तथा कैसे की अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। एक एक करके हम लोग इसकी जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहला, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। पिछले अवस्था में हमने देखा था जो शारीरिक तथा मानसिक जो विकास है उसमें बहुत तीव्रता होती है। शैशवावस्था में जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वो बहुत तीव्रता होती है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते शारीरिक तथा मानसिक जो विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है, थोड़ा सा कमी आ जाता है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम बढ़ते हैं, लेकिन मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती रहती है। मानसिक जो विकास है उसमें स्थिरता आ जाती है, लेकिन जो उसकी योग्यताएं होती हैं उसमें और तीव्रता आ जाती है, यानी कि जो उसकी मानसिक योग्यताएं होती हैं वो लगभग और ज्यादा विकसित हो जाती है, जैसा कि शैशवावस्था में नहीं विकसित हो पाती थी। जैसे ध्यान देने की, धारण करने की, स्मरण करने की, प्रत्यास्मरण करने की, सोचने की, समझने की, और 12 वर्ष की अवस्था आते आते अमूर्त चिंतन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन बनता है बच्चे में औपचारिक चिंतन किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है? तो 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे में औपचारिक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है, लेकिन उसकी जो योग्यताएं होती है, मानसिक योग्यताएं होती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। आत्मनिर्भरता की भावना,
पिछले अवस्था में हमने देखा था ऊपर निर्भरता की भावना थी, यानी कि बच्चा जो था अपने दैनिक क्रियाकलाप या अन्य जो कार्य थे वो खुद नहीं कर पाता था, अपने नियमित जो कार्य थे वो खुद नहीं कर पाता था, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता था। लेकिन ये जो अवस्था होती है आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है अपना कपड़ा स्वयं पहन लेता है, अपने जूते स्वयं पहन लेता है, और जो अपने स्कूल बैग होते हैं वो खुद तैयार कर लेता है। इसलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपने आप को इतना आत्मनिर्भर समझता है कि वो समझता है कि हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को परिपक्व मानता है। लेकिन वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, झूठी परिपक्वता की अवस्था होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बच्चे की अभी भी कहीं ना कहीं अभिभावकों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसे वो एहसास नहीं होता है, वो समझता है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि से तात्पर्य इस अवस्था में जो बालक एवं बालिकाएं होती है उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यों की करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। जो बालक होते हैं वो अपने मनपसंद कुछ कार्य करते हैं, जो बालिकाएं होती हैं अपने मनपसंद कुछ कार्य करती रहती हैं। अगला है जिज्ञासा की भावना प्रबल। तो जिज्ञासा की जो भावना होती है सबसे ज्यादा प्रबल जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। पिछली जो अवस्था थी वो क्यों की अवस्था थी उसमें जिज्ञासा बहुत न्यून था, लेकिन इस अवस्था में जो जिज्ञासा है बहुत प्रबल होती है। क्यों तथा कैसे की अवस्था आ जाती है, इसमें जो बच्चा होता है अब क्यों तथा कैसे से संबंधित प्रश्नों को पूछने लगता है। यानी कि जो कुछ पिछली अवस्थाओं में नहीं जान पाया था या तो गलत जान गया था, उसको अब अपने समझ के आधार पे, तर्क के आधार पे सोचने समझने की कोशिश करता है और उससे संबंधित क्यों तथा कैसे से संबंधित प्रश्नों को बार बार पूछता रहता है। इस अवस्था में जिज्ञासा की जो भावना होती है वो अत्यधिक प्रबल होती है। अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं एकांत प्रिय होता है, वो अपने खिलौनों से खुद खेलता है, अकेले खेलने और साथ खेलने की प्रवृत्ति उसमें विकसित होती है। यानी कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो स्वयं अकेले खेलता है और उसके बाद से धीरे धीरे वो दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है। लेकिन यह जो अवस्था होती है ये बहिर्मुखी अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है अपने घर परिवार से बाहर निकलता है और अपने समानांतर समूहों की रचना करता है। यानी कि जो बालक होता है वो बालक वर्ग में खेलता है और जो बालिकाएं होती हैं वो बालिकाओं की अलग टोली होती है। अलग अलग टोलियों में ये अपने अपने खेलों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बच्चा न खेला हो। यानी कि इन टोलियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलते हैं और अपने अपने समूह के प्रति ये बहुत वफादार होते हैं। यानी कि इनका मानना है यानी कि हमारे समूह से बड़ा कोई दूसरा समूह नहीं है, और जो कोई भी उस समूह के बारे में गलत धारणा रखता है उससे वो झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो छोटा बच्चा होता है न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, लेकिन जो जो उसकी वृद्धियों में विकास होता जाता है तो उसमें सामाजिकता की भावना का विकास होता जाता है। नैतिकता से तात्पर्य क्या अच्छा है और क्या बुरा है से तात्पर्य है। यानी कि बहुत छोटा बच्चा है उसे ये नहीं पता होता है कि जो हमारे कार्य है वो कौन से अच्छे कार्य हैं और कौन से बुरे कार्य हैं, किससे दूसरे लोग प्रभावित होंगे और किससे दूसरे लोग की खुशी मिलेगी, इसका नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी से वो कहीं ना कहीं कार्य करता रहता है। लेकिन जो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है इसमें नैतिकता की भावना का विकास हो जाता है, इसमें सुख दुख की भावना का विकास हो जाता है और सुख और दुख क्या है उसको अच्छे तरीके से समझकर उस प्रकार से व्यवहार करना सीख जाता है। सामाजिकता की भावना के विकास से तात्पर्य जो छोटा बच्चा था वो अपने खिलौनों को दूसरों से शेयर नहीं करता था और कहीं ना कहीं अपने कपड़ों को और अन्य चीजों को दूसरों को नहीं देता था। लेकिन इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है। अब वो कहीं ना कहीं दूसरों से संपर्क स्थापित करता है और अपनी चीजों को शेयर करता है और दूसरों को चीजों से कहीं ना कहीं अपना अभिव्यक्ति जाहिर करता है। यानी कि इस अवस्था में नैतिकता एवं सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है। अगला संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसे जो कुछ भी अनोखी चीजें लगती हैं उसे अपने
बैग में रख लेता है। यानी कि जब छोटे बच्चे का जो बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसका बैग जब देखा जाएगा तो उस बैग में तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गोलियां मिलेंगी, गिट्टियां मिलेंगी, पैसे मिलेंगे और अन्य प्रकार के तमाम जो चीजें हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, उसको अपने बैग में जमा करके रखता है और संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है। न्यूज़पेपर में से तमाम प्रकार की जो कटिंग है उसको फाड़ के और काट के रखता है अपने कहीं ना कहीं बैग में। इस अवस्था में संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत प्रबल होती है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की भावना, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो निरुद्देश्य घूमता रहता है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, निकलता है सुबह और शाम तक कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता रहता है। वो चाहता है कि हमारे मम्मी पापा हमें ये ना पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, और हम घूमते रहे, खेलते रहे, कोई हमें पूछने वाला ना हो। यानी कि इस अवस्था विशेष में उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है घूमने का, कोई कार्य करने का, इसलिए इस अवस्था को निरुद्देश्य भावना, भ्रमण की भावना का अवस्था कह सकते हैं। संवेगों पर नियंत्रण, पिछली अवस्था में हमने देखा था शैशव अवस्था में जो बालक होता है मूल प्रवृत्तियात्मक या संवेगों के नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाता है, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। लेकिन इस अवस्था विशेष में जो बच्चा होता है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। यानी कि अब उसे जो भूख लगती है तो पहले की तरह नहीं रोता है, या कोई उसके खिलौनों को ले लेता है तो पहले की तरह अपनी अभिव्यक्ति को नहीं जाहिर करता है, बल्कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो संवेगों पर नियंत्रण करने की जो भावना होती है इसमें आ जाती है और बच्चा जो होता है संवेगों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे।